हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर ह्यूमस के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमस की रासायनिक गुण। तो देखिए ह्यूमस के रासायनिक गुण क्या है। ह्यूमस के जो भौतिक गुण हैं वो हम पिछले वीडियो के अंदर पढ़ चुके हैं कि ह्यूमस के भौतिक गुण गहरे भूरे रंग का होता है, कोलाइडी होता है, ठीक है, ऋणात्मक आवेश होता है, इसके ऊपर जल में है ये होता है। ये सारी बातें हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि इसके रासायनिक गुण कौन कौन से हैं। रासायनिक गुणों के अंदर जो है क्या चीजें आ जाती हैं कि उसका रासायनिक संगठन आ जाएगा और रासायनिक संरचना आ जाएगी उसमें। तो रासायनिक गुण जो है क्या क्या होते हैं उसकी हम बात करेंगे। देखिए पहला फर्स्ट हम बात करते हैं रासायनिक संगठन की। रासायनिक संगठन, ठीक। रासायनिक संगठन में अपने को क्या देखना होता है कि इसके अंदर कौन सा तत्व कितने प्रतिशत उपस्थित है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें देखेंगे। तो मुख्यतः इसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार मुख्य हैं। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये मुख्य हैं। कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन जो होगा इसके अंदर 55 से 60%। तो ये कार्बन का परसेंटेज है ह्यूमस के अंदर। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि ह्यूमस जो है उसके अंदर अधिकतर मात्रा जो है वो कार्बनिक यौगिकों की ही होती है। तो देख रहे हैं आप कि इसमें कार्बन 60% अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लगभग कार्बन ही इसके अंदर उपस्थित है। तो इसलिए इसको कार्बनिक जो है यौगिक के रूप में स्वीकार किया जाता है। हाइड्रोजन जो है उसकी मात्रा इसमें होगी 4 से 5% और ऑक्सीजन जो है वो होगी 35 से 40%, ठीक है। इसके अलावा इसमें बचता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 3 से 6% इसमें होती है। दूसरी बात ये तो हुआ इन चार का। इन चारों के अलावा और क्या क्या उपस्थित हो सकता है। तो चारों के अलावा इसके अंदर जो है वो धातुएं उपस्थित हो सकती हैं, ठीक है। धातुएं, अधातुएं, ठीक। इनको हम सम्मिलित रूप से कह सकते हैं ये अकार्बनिक पदार्थ है, ठीक। और इन अकार्बनिक पदार्थों के अंदर अधातु भी आ जाएगी, धातु भी आ जाएगी। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, फास्फोरस, सल्फर, सिलिकॉन, ये जो चीजें हैं इसमें उपस्थित होती हैं इसके अलावा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो गया ह्यूमस का कि ह्यूमस का रासायनिक संगठन जो है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड पॉइंट जो इसमें आएगा वो होगा कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात। तो भूमि के अंदर भूमि का जो उपजाऊपन है वो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात के आधार पर हम देखते हैं। तो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात की अगर मैं बात करूं, सेकंड पॉइंट है ह्यूमस का। ह्यूमस में कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो 10:1 होता है। ये आपने याद रखना है। अभी अभी मैंने परसेंटेज लिखे थे। परसेंटेज में आपने देखा होगा 55 से 60 तक तो कार्बन था और 3 से 6% नाइट्रोजन। तो सीधा 10:1 का रेशियो बनता है उसमें, 60 और 6 है ना। 60% कार्बन है, 6% उसमें नाइट्रोजन है। तो 60 और 6 का मतलब 10:1। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है इसके अंदर वो 10:1 रहेगा।
तीसरा इसके अंदर जो रासायनिक गुण है इसमें वो है कि औसतन धनायन विनिमय क्षमता जो है 200 सेंटीग्रेड मोल इनवर्स होती है। ठीक है, तो औसतन धनायन विनिमय क्षमता औसतन धनायन विनिमय क्षमता जो है वो इसकी कितनी होती है, इसमें जो है वो 200 होती है। ठीक है, ये मैंने एवरेज बताई आपको, एवरेज। ठीक है, इससे कम ज्यादा भी हो सकती है लेकिन एवरेज जो है वो इतना है। इसके अलावा ह्यूमस के अंदर कार्बोनिल का मतलब होता है CO, है ना, ये कार्बोनिल समूह है। तो ह्यूमस में कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। कार्बोनिल समूह के अलावा इसमें फिनोलिक समूह उपस्थित होता है। फिनोलिक, ये फिनोलिक समूह है। ये मैंने फिनॉल बना दिया और इतने ग्रुप को फिनोलिक समूह बोला जाता है, फिनोलिक ग्रुप बोला जाता है। फिनोलिक के अलावा इसके अंदर इनॉल उपस्थित होता है, इनॉलिक समूह उपस्थित होता है। इनॉलिक का मतलब ये होगा कि इसमें इन भी होगा और ऑल भी होगा, तो इनॉलिक समूह भी उपस्थित होता है। तो ह्यूमस के अंदर अगर रासायनिक रूप से बात करें तो कार्बोनिल, फिनोलिक और इनॉलिक समूह जो है वो भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में पांचवा पॉइंट है कि ह्यूमस की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उच्च होती है, अधिक होती है। प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। क्लियर। फिर दूसरी बात कि इसके अंदर H2O2 से यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से ह्यूमस का ऑक्सीकरण जो है वो आसानी से हो जाता है। लास्ट बात आपको ये याद रखनी है, H2O2 आप जानते हो क्या चीज है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, क्या इसका काम क्या होता है इसका, तो ये एक ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है, ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। तो ऑक्सीकारक है और ऑक्सीकारक होने के ही कारण ये क्या कर देता है, ह्यूमस का ऑक्सीकरण कर देता है। बात क्लियर हुई। ये इसके रासायनिक गुणों के बारे में हमने बात की कि रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, रासायनिक गुणों के बाद में ह्यूमस का रासायनिक रूप से निर्माण कैसे होता है। भौतिक रूप से तो हम जानते हैं, भौतिक रूप से निर्माण कैसे होता है, सड़ी गली पत्तियां, सड़ी गली जीवों का अंश जो है वो मृदा के अंदर मिलता है और उसमें फिर काफी समय के बाद में ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। ये तो भौतिक प्रक्रिया है। लेकिन रासायनिक रूप से प्रक्रिया क्या है, तो देखिए रासायनिक रूप से हम बात करते हैं कि ह्यूमस का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, ह्यूमस का निर्माण, क्लियर, ह्यूमस का निर्माण। तो ह्यूमस एक, कुछ चीजें मैं बता दूं आपको, उनके आधार पर ही ह्यूमस का निर्माण हम पढ़ेंगे। ह्यूमस क्या है, ह्यूमस एक जटिल पदार्थ है और क्योंकि ये जटिल पदार्थ है तो इसलिए इसके निर्माण की जो प्रक्रिया है वो भी क्या होगी, जटिल होगी। फिर इसके बाद में ये जो जटिल पदार्थ हैं इनका जो निर्माण है वो भी जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा जो है वो होगा। तो हम ऐसा लिख देते हैं कि जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा निर्माण।
ठीक है। जटिल जैव रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा इसका निर्माण होगा। तो वो रासायनिक प्रक्रम कौन से हैं इसके बारे में अपने बात करते हैं। पहला देखो, फर्स्ट है इसके अंदर लिग्नो प्रोटीनेट का निर्माण, ठीक है। लिग्नो प्रोटीनेट का निर्माण, ठीक है। अब ये लिग्नो प्रोटीनेट जो है उसका निर्माण कैसे होता है वो मैं यहाँ पर आपको अभिक्रिया बता रहा हूँ। देखिए क्या है कि देखो शर्करा, स्टार्च, क्योंकि पत्तियां जो है, पत्तियां हुई या जीवों का सड़ा गला अंश हुआ या जो है जैविक अंश हुआ, जब वो मृदा में गिरता है तो उसमें मुख्य रूप से क्या उपस्थित होता है। शर्करा होती, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होती है। स्टार्च के अलावा अगर पत्तियों की मैं बात करूं तो उसमें हेमीसेलुलोज होता है। हेमीसेलुलोज के अलावा मुख्य रूप से उसमें सेलुलोज होता है। इतनी सारी चीजें उपस्थित होती हैं। इन सारी चीजों का विच्छेदन होता है। विच्छेदन के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विच्छेदन को इंग्लिश में डीकंपोजिशन बोलते हैं, हिंदी में अपघटन कह सकते हैं। तो विच्छेदन होता है और जैसे इनका विच्छेदन होता है तो उसमें नाइट्रोजन का संयोग होता है, मतलब उसके साथ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट करती है, उसके साथ अभिक्रिया कर लेती है। जैसे ही नाइट्रोजन इस डिकम्पोज हुए पदार्थों के साथ रिएक्ट करती है तो यहां पर लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण होता है। लिग्नोप्रोटीनेट का निर्माण हो जाता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि जो है रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, ठीक है। ये एक अलग प्रक्रिया है जो इस प्रक्रम के अंदर चलेगी। रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण, ठीक। तो रोधी अणु जीव ऊतक का निर्माण कैसे होता है। तो शर्करा के विच्छेदन के कारण जो ऊर्जा निकलती है, और ऊर्जा जब निकलती है तो उससे अमोनिकल लवण बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, शर्करा का विच्छेदन होगा और विच्छेदन से ऊर्जा जो है वो निकलेगी, उस ऊर्जा के फलस्वरूप क्या होगा, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अमोनियामय पदार्थों का निर्माण करेगी, अमोनियामय पदार्थ का निर्माण होगा। विच्छेदन के दौरान फिर जीव अणु जो है पॉलीन्यूक्लियोटाइड यौगिक का संश्लेषण करता है, ठीक है। जो अमोनियामय पदार्थ बनेगा इसी से फिर आगे क्या होगा, पॉलीयूरोनाइड्स का निर्माण होगा और उस पॉलीयूरोनाइड से ही जीव ऊतक जो है वो संयोग करेंगे, ठीक है। जीव ऊतक संयोग करेंगे। इन जीव ऊतकों के संयोग की वजह से एक ऐसे पदार्थ का निर्माण हो जाता है जिसका कि विच्छेदन जो है वो कम होता है, ठीक है। तो जीव ऊतक जो है वास्तव में स्वयं ही एक जीवित पदार्थ है। इस वजह से क्या होता है कि ऊतकों का विच्छेदन जो है या सूक्ष्म जीवों का विच्छेदन इस पॉलीयूरोनाइड की वजह से कम होता है। फिर उसके बाद में तीसरा इसी के अंदर पॉइंट है मृतिका संयोजन। थर्ड पॉइंट जो है वो मृतिका संयोजन, और मृतिका संयोजन किसके साथ, प्रोटीन के साथ। तो देखिए हम लिखेंगे प्रोटीन मृतिका संयोजन, प्रोटीन मृतिका
का संयोजन। प्रोटीन मृतिका संयोजन का मतलब ये है कि मृतिका का मतलब होता है क्ले, क्ले के साथ प्रोटीन आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखिए ये होता कैसे है, क्ले जो है एक अम्लीय लवण है, क्ले, ठीक है, क्ले जो है एक अम्लीय लवण है, क्लियर है। अब अम्ल के साथ कौन क्रिया करके उदासीन पदार्थ बना सकता है, क्षार। तो क्षार जो है वो किस में होता है, प्रोटीन में होता है। प्रोटीन में कैसे गुण होते हैं, क्षारीय गुण होते हैं, क्लियर हुआ। क्ले और प्रोटीन, इसमें अम्लीय गुण है, उसमें क्षारीय गुण है, और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिशोषण होगा, अधिशोषण, ठीक है। प्रोटीन का जो है वो अधिशोषण हो जाएगा, ठीक है, क्ले के ऊपर। तो क्ले एक ठोस पदार्थ होता है, अर्धठोस होता है पाउडर रूप में, इसके ऊपर इस प्रोटीन का अधिशोषण होगा, और प्रोटीन का अधिशोषण होने के कारण यहां पर मान लेते हैं कि एक पदार्थ बन जाएगा X, क्लियर है। अब हमने यहां 3 स्टेप आपने देखा कि पढ़े हैं, और 3 स्टेप यहां हमने सबसे पहले हमने पढ़ा था लिग्नोप्रोटीएट, फिर हमने पढ़ा लिग्नोप्रोटीएट के बाद में दूसरे स्टेप के अंदर हमने पढ़ा था पॉलीयूरोनाइट, जीवूतक बना लेते हैं, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा क्ले प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो हमने 3 चीजें पढ़ ली, 1, 2 और 3। इस 1, 2 और 3 के संयोग से ही क्या बन जाता है, ह्यूमस बनता है, ठीक है। तो रासायनिक रूप से अगर हमसे पूछा जाए तो हम कहेंगे कि इन 3 प्रक्रियाओं के फलस्वरूप ह्यूमस का निर्माण होता है, क्लियर है ये वाली बात। तो ह्यूमस का निर्माण जो है उसका रासायनिक प्रक्रम जो मैंने आपको बता दिया कि रासायनिक प्रक्रम इस प्रकार से इसमें होता है, रासायनिक रूप से ह्यूमस का निर्माण कैसे होता है। अब हम एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि ह्यूमस जो है उसका संगठन की अगर हम बात करें, हालांकि मैं आपको ये पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन हम और इसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो ह्यूमस का संगठन अगर हम बात करें तो वो क्या होता है, बिल्कुल आसान सा है, जैसे तुम्हें परसेंटेज लिखनी है। ह्यूमस जो है गहरे भूरे या काले रंग का पदार्थ है। इसके अंदर सबसे पहला कौन उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्लियर ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट में कौन होते हैं, तो जितने आपने स्टार्च पढ़ी, ग्लूकोज पढ़ी, वो सब कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उनको कार्बोहाइड्रेट ही कहा जाता है, वो सारे इसमें उपस्थित होंगे। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या क्या उपस्थित हो सकते हैं, हेमीसेलुलोज हो सकती है, हेमीसेलुलोज। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, ठीक है, दूसरा सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज की अगर मैं बात करूं तो ये होगा 5 से 12%, और अगर हेमीसेलुलोज की बात करें तो 3 से 5%, ठीक, ये तो एक हुआ। फिर उसके बाद में दूसरा इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के अलावा आ जाता है वसा तथा वसीय यौगिक, क्लियर, वसीय यौगिक। तो ये कितने होते हैं, 1 से 5% होते हैं। फिर उसके बाद में आ जाते हैं थर्ड लिग्निन। लिग्निन जो है वो उसकी अमाउंट काफी होती है, 35 से लेके
55% तक लिग्निन जो है वो इसमें पाया जाता है। चौथा, प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग हैं, तो ये होती है 30 से लेके 50%, 30 से 35% के आसपास। ठीक है, ये ह्यूमस के अंदर ये चीजें उपस्थित होती हैं। और अगर मैं बात करूं भार की दृष्टि से, ये तो हमने प्रतिशत के हिसाब से लिखा, तो अगर मैं भार की दृष्टि से बात करूं कि भार के हिसाब से कौन सी चीज उपस्थित होती है, तो भार के आधार पर देखो भाई, कार्बन जो है वो 50% होगा। ठीक, इसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो होगी इसके अंदर 35%। ठीक है, 35%। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो 0 से 5% होती है, और अगर मैं नाइट्रोजन की भी बात करूं तो ये 0 से 0.5% होती है, यानी 5% जो है वो ये उपस्थित होंगे। ठीक है भाई, तो ये ह्यूमस अपना यहाँ पर फिनिश होता है। ह्यूमस का रासायनिक, भौतिक, जितना भी इसका निर्माण था, किस प्रकार से होता है, उसका संगठन जो है वो आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया। अगले वीडियो के अंदर हम एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।